हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माइंड मैप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के माइंड मैप की हम बात करेंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और माइंड मैप बाकी सब केमिस्ट्री में चैप्टर, फिजिक्स में चैप्टर, मैथ में जो चैप्टर्स हैं सारे के सारे सिलेबस के अंदर, उनको आपने नहीं देखा है, उनका वन शॉट माइंड मैप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जाकर देखें। वो आपको यहाँ पर आइकन में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आप हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड मैप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी सबसे पहले शुरुआत होती है सिस्टम से, कि सिस्टम क्या होता है। अब सिस्टम कोई भी वो चीज जिसको हम ऑब्जर्वेबल के लिए यानी पढ़ने के लिए ले रहे हैं, वो सिस्टम हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या चीज को चूज कर रहे हैं जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। अब सिस्टम तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। अब जो ओपन सिस्टम होगा उसके अंदर मैटर भी ट्रांसफर हो सकती है सराउंडिंग के साथ, एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन क्लोज्ड के अंदर मैटर ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होगी। और आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर ना तो आप मैटर ट्रांसफर कर सकते किसी सराउंडिंग्स के साथ और ना ही एनर्जी ट्रांसफर कर सकते किसी सराउंडिंग्स के साथ। दूसरी चीजें आती है यहाँ पर कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो कितनी तरह की होंगी। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मास पे डिपेंड करती है, जैसे कि मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब क्या होगा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, मोलर हीट कैपेसिटी हो गई। तो ये सब क्या है, जो मास पर डिपेंड नहीं करती। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, एडिटिव नेचर की, यानी उनको जोड़ सकते हैं। लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उनको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अगला पॉइंट यहां पर आता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर स्टेट पर डिपेंड करे, यानी इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट क्या थी, उस पर डिपेंड करे। बीच में कैसे वो चेंज हुआ या कैसे उसके अंदर चेंज आया, क्या बीच में पाथ फॉलो होगा, उस पर डिपेंड नहीं करे। लेकिन पाथ फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करे, यानी किस रास्ते से वो काम हुआ है उस पर डिपेंड करें, उसे बोलेंगे पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, टेम्परेचर, गिब्स फ्री एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, ये सब क्या होते हैं स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या हो सकते हैं, हीट हो सकता है, वर्क हो सकता है, ये सब क्या होते हैं पाथ फंक्शन। और इसके साथ हीट कैपेसिटी क्या हो सकती है, वो भी एक पाथ फंक्शन हो सकती है। इसके बाद एनर्जी ट्रांसफर की, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि हीट का ट्रांसफर या एनर्जी का ट्रांसफर। तो उसके अंदर बात करें तो हम बात करने जा रहे हैं मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हीट के थ्रू हो सकते हैं या फिर वर्क के थ्रू हो सकते हैं। तो हीट क्या है, एक रैंडम फॉर्म है, यानी किसी भी रैंडम फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम से। जैसे कोई गर्म पतीला है उससे हीट निकलने लग रही है, तो उसका कोई ऐसा कोई ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होगा, यानी हर जगह से हीट निकलेगी, पतीले के नीचे से भी निकलेगी, ऊपर से भी निकलेगी, दाएं से भी निकलेगी, बाएं से भी निकलेगी। लेकिन दूसरा फॉर्म होती है एनर्जी ट्रांसफर की, वर्क। अब वर्क क्या है, कोई कार्य कर रहे हो तो वो एक ऑर्डर फॉर्म में कर रहे हो। जैसे आपके पास एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर एक उसकी दीवार को आप ऐसे प्रेस करके दबा के ऊपर नीचे ले जा सकते हो। तो आप क्या करोगे, उसे यदि आप कंटेनर को छोटा करना चाहोगे तो आप ऐसे वर्क करोगे ऊपर से नीचे। अब ऐसे वर्क करोगे तब थोड़े कंटेनर छोटा होगा, या नीचे से वर्क करोगे तब थोड़े छोटा होगा। यानी आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वर्क करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सिस्टम पर, ताकि एनर्जी का ट्रांसफर हो सके। तो वर्क क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। अब मोड ऑफ ट्रांसफर के बाद सबसे पहला लॉ आता है थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमें क्या बताता है कि एनर्जी जो है कंजर्व रहती है, यानी एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते। तो इसके ऊपर जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जो डेल यू होता है वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी में कैसे बदलाव हो रहा है। क्यू क्या होगा, यहाँ पर हीट होगी, और डब्ल्यू क्या होगा, वर्क डन होगा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो पहला लॉ क्या हो जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इसके अंदर यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि साइन क्या लेंगे, ये जो हीट है उसको पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, या फिर वर्क को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। तो केमिस्ट्री के अंदर हम हीट यदि कोई सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, यदि कोई सिस्टम है वो हीट ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब
Q उसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव, यानी Q की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो Q क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यदि कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है। और यदि कोई सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, रिलीज मतलब हीट को निकाल रहा है अपने में से, तो उस सिस्टम के लिए जो Q होगा वो नेगेटिव साइन का होगा, यानी माइनस साइन लगाकर Q को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से वर्क यदि सिस्टम पर हो रहा है, यानी हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, तो W का साइन हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। यदि सिस्टम वर्क कर रहा है, यदि सिस्टम वर्क कर रहा है तो हम साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कि इस तरीके से हम ट्रांसफर को तो पढ़ेंगे कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होते हैं, लेकिन कैसे कैसे होते हैं, यानी कितने तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस इसके अंदर आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा आइसोबैरिक प्रोसेस, तीसरा आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेस, और दो प्रोसेस और आते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस जिसके अंदर आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो, यानी टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। यदि अपने पास टेम्परेचर होगा कांस्टेंट तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की, वो फंक्शन होती है टेम्परेचर का, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की। उसी तरीके से यदि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, यानी टेम्परेचर में चेंज जीरो है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो चेंज होगा किसमें, इंटरनल एनर्जी में, वो भी क्या होगा, जीरो। यानी किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। यदि ऐसा जीरो होता है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहां पर यू क्या हो गया, जीरो, तो क्यू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल के लिए क्यू क्या हो जाता है, माइनस डब्ल्यू हो जाता है। क्लियर है। इसी तरीके से जो आइसोबारिक प्रोसेस होगा, आइसोबारिक मतलब सेम प्रेशर होगा जिसके अंदर, यानी प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस जो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हो रहा हो। तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा यानी डेल्टा वी जीरो होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। यदि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क हमें पता है क्या होता है, माइनस पी डीवी, यानी वॉल्यूम में चेंज जीरो है तो वर्क क्या होगा, जीरो, शून्य। यदि वर्क जीरो है तो दोबारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास जाते हैं, वर्क जीरो होगा, यानी डेल यू इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट v की बात हो रही है तो क्यू वी। तो इसी तरीके से हम इंटरनल एनर्जी को क्या और एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी जो कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए हीट होगी किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के पास, वही क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी का चेंज कहलाएगी। अगला प्रोसेस यहां पर आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्यू जीरो, यानी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही हो, यानी कि जैसे थर्मस फ्लास्क हम यूज करते हैं घरों में, तो वो क्या है, एक तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक वॉल्स क्रिएट हो जाती हैं थर्मस का यूज कर, जिससे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। तो यदि हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू के नीचे क्या लिख सकते हैं, एडियाबैटिक, ताकि हमें पता रहे जो वर्क डन होगा वो एडियाबैटिकली यदि होता है तो वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर हो जाता है। अगला प्रोसेस हमारे पास आता है साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस नाम से क्या बताता है, एक साइकिल, यानी जहां से शुरुआत करी, यदि हम पूरा काम करने के बाद डिफरेंट प्रोसेस में वर्क करा, हीट ली दी, उसके बाद यदि हम सेम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए स्टेट फंक्शन जितने भी होते हैं वो जीरो होते हैं, जैसे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, ये सब क्या होगा, इसके लिए जीरो होगा। लेकिन जो पाथ फंक्शन होते हैं किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो जीरो नहीं होते। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में क्यू जीरो नहीं होगा, डब्ल्यू जीरो नहीं होगा, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, ये सब जीरो हो सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। क्लियर है बेटा। अगले दो प्रोसेस आते हैं हमारे पास, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लोली हुआ हो। कैसे हुआ, बहुत स्लोली। जैसा कि मैंने वन शॉट के अंदर बता रखा है, यदि हम धीरे धीरे पिस्टन को मूव कर रहे हैं तो ऐसा प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल नेचर का होगा। और रिवर्सिबल नेचर का यदि कोई प्रोसेस होता है तो उसके ऊपर इक्विलिब्रियम होता है हर जगह, यानी हर स्टेप पर इक्विलिब्रियम अचीव होता रहता है।
लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस होता है? फास्ट प्रोसेस होता है। फास्ट मतलब एकदम झटके से। यानी मान लो हमने एक पिस्टन है, उसके ऊपर कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं, जैसे ही मैं एक ब्लॉक को पूरे को हटाता हूं तो झट से पिस्टन ऊपर या नीचे जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि प्रेशर अंदर ज्यादा है बाहर ज्यादा है, उसके हिसाब से पिस्टन मूव करेगी। तो ऐसा प्रोसेस क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। लेकिन रिवर्सिबल के लिए क्या हो जाता है? W इजिकल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1, जहां पर R क्या है? गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है T, और जो N है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैसेस जो उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर है। अगला टर्म आता है हमारे पास एंथैल्पी। अब एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी कुछ नहीं होता है, सिर्फ हीट कंटेंट होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी की जरूरत क्यों पड़ी? यानी एंथैल्पी को हमने जन्म में क्यों लाया? क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन के अंदर हमें प्रेशर कांस्टेंट लेके चलना पड़ता है, और प्रेशर यदि हमें कांस्टेंट लेके चलना पड़ता है तो हमें एक नई टर्म चाहिए ताकि हम बता सकें अच्छा कि इसके लिए इतनी एंथैल्पी है, इसके लिए इतनी एंथैल्पी है। तो इसलिए हमने एक नई टर्म को जन्म दिया जिसका नाम है एंथैल्पी। अब एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा H इजिकल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब एंथैल्पी जो है, ये जो फॉर्मूला है वो दो तरीके से टूट सकता है। कैसे? सॉलिड या लिक्विड के लिए टूट सकता है, दूसरा गैसेस के लिए क्या होगा ये भी बात करेंगे। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, यानी नेग्लिजिबल चेंज होगा वॉल्यूम में। यदि नेग्लिजिबल चेंज होगा वॉल्यूम में तो उसके लिए चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यदि चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो डेल H इजिकल टू क्या हो जाएगा? डेल U। लेकिन यदि गैस की बात करें तो गैस के लिए डेल H इजिकल टू डेल U प्लस डेल NG RT हो जाता है। यहां पर डेल्टा NG क्या है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के प्रोडक्ट में कितने हैं उसको माइनस कर दो। यदि तुम जितने नंबर ऑफ मोल्स उस पर्टिकुलर गैस के रिएक्टेंट में है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा NG होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम गैसेस के लिए एंथैल्पी निकाल सकते हैं। अगली टर्म यहां पर आती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कितना हीट किसी भी सब्सटेंस को चाहिए ताकि वो अपने अंदर 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को राइज कर सके। यानी किसी भी सिस्टम की हीट को ग्रहण करने की कितनी क्षमता है कि कितनी हीट को वो ग्रहण कर टेम्परेचर को बढ़ा सकती है, उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला होता है C इजिकल टू Q बाय डेल्टा T, यानी कितनी हीट एब्जॉर्ब करके कितना टेम्परेचर में चेंज होगा। ये दो तरीके से डिफाइन करा जा सकता है। यदि मोलर हीट कैपेसिटी यानी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी क्या होगी उसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, और 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए जो हीट कैपेसिटी होगी उसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो मोलर स्पेसिफिक हीट मोलर हीट कैपेसिटी है उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है Cm इजिकल टू Q बाय N डेल्टा T, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S इजिकल टू Q बाय W डेल्टा T। क्लियर है? इसी तरीके से यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है किसके बीच में? Cp और Cv के बीच में, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी Cv, इन दोनों के बीच का होता है एक रिलेशन जो कि क्या है? Cp माइनस Cv इजिकल टू Nr। क्लियर है? ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका डेरिवेशन होता है एक छोटा सा जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको भी अच्छे से जरूर तैयार करें। चलिए अगला आपके पास है एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी ज्यादा रैंडमनेस है, कितनी ज्यादा बेचैनी है किसी भी सिस्टम में, एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी का एक फॉर्मूला होता है किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। एंट्रोपी क्या होती है? क्यू रिवर्सिबल, यानी कितनी हीट रिवर्सिबली ट्रांसफर हुई उनके बीच डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, उसको क्या हो जाएगा? एंट्रोपी हो जाएगा फॉर सिस्टम। और हम ये बात जानते हैं कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वो दो ही तरीके से हो सकती है, या तो सिस्टम की एंट्रोपी को जोड़ दो सराउंडिंग्स के साथ, यानी जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं वो हो गया सिस्टम, और उसके अलावा रेस्ट में जो भी यूनिवर्स में है वो होगा सराउंडिंग। तो दोनों की एंट्रोपी को जोड़ोगे तो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी हो जाएगी। अब इसके बाद इसी के एंट्रोपी के बेसिस पे आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता है कि जो एंट्रोपी होती है किसी भी यूनिवर्स की वो हमेशा बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, यानी खुद ब खुद होते हैं, और इरिवर्सिबल होते हैं, यानी आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब नेचर के अंदर कोई चीज हो गई, आप उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते क्योंकि नेचर ही कह रही है कि वो इरिवर्सिबल होगा, उसे दोबारा बदल कर वापस बैक में नहीं
जाया जा सकता। इसी तरीके से जो एंट्रोपी होगी यूनिवर्स की वो किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा 0 से बड़ी होगी, यानी हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी हमेशा बढ़ती रहेगी। और इसी तरीके से यदि कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, हालांकि रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एस यूनिवर्स होता है वो 0 होता है। तो एंट्रोपी जो होगी वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, यानी ऑलवेज पॉजिटिव होगी फॉर एनी पर्टिकुलर यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहेगी। अगला इसके अंदर आता है गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी होती है कोई भी एनर्जी जो सिस्टम के पास है ताकि वो नॉन पीवी वर्क कर सके, यानी नॉन एक्सपेंशन वर्क कर सके, यानी जो वर्क पिस्टन को ऊपर नीचे में करने के लिए चाहिए उसको छोड़कर कैसा भी वर्क, मैकेनिकल वर्क हो, केमिकल वर्क हो, कोई रिएक्शन वाला वर्क हो रहा है, तो वो सब क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू होगा। तो इसके क्या होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं मेन। पहला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। लेकिन यदि हम इक्विलिब्रियम पर बात करें, किस पर बात करें, इक्विलिब्रियम, यदि हमारे पास कोई रिएक्शन है और उसके अंदर है इक्विलिब्रियम, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी नोट होगा वो हो जाएगा -2.303 RT log Kc। Kc क्या है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी का एक और फॉर्मूला एट इक्विलिब्रियम। चलिए, और लास्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमें क्या कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा यानी -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन पर, जो एंट्रोपी होगी किसकी, किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अब यहां पर जो है हमारा ये चैप्टर खत्म होता है थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट और है। क्या पार्ट है, वो है थर्मोकेमिस्ट्री। तो अब थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहली बात आती है हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हीट ऑफ रिएक्शन होता है कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन होने पर जो अमाउंट ऑफ हीट उस पर्टिकुलर रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग होगी उसी को हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन को निकालने के दो फॉर्मूले हैं। यदि आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो आप डेल आर एच यानी हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और यदि आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी दी है, जो बॉन्ड एंथैल्पी दी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो आप डेल्टा आर एच निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, समीशन कर देंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की, जितनी बॉन्ड एंथैल्पी है उन सबको जोड़ दो और माइनस कर दो जितनी बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट वाले मॉलिक्यूल्स या एटम्स की है, तो उससे हम हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब हीट ऑफ रिएक्शन दो तरह के रिएक्शन से हो सकती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो सकती है, एक एंडोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर डेल्टा एच क्या हो, नेगेटिव, यानी ऐसी रिएक्शन जिससे हीट निकल रही हो रिएक्शन होने के बाद। और दूसरी कैसी रिएक्शन हो सकती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट लेकर रिएक्शन हो रही हो, यानी डेल्टा एच उस रिएक्शन के लिए क्या हो, पॉजिटिव, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बाद यहां पर हमारे पास बात आती है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है। तो ध्यान से सुनना, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, एवरेज एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल को चाहिए ताकि उसके बॉन्ड सारे के सारे ब्रेक हो सकें। जैसे CH4 के अंदर 4 CH बॉन्ड होंगे, CH4 sp3 आयोडाइज्ड होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, तो टेट्राहेड्रल के अंदर 4 CH बॉन्ड होंगे, तो चारों CH बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। क्या बोल देंगे बेटा, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, एक पर्टिकुलर सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी। जैसे HH का बॉन्ड है, यानी दो H एटम के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी जो एवरेज एनर्जी होती है किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड को तोड़कर एटम में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है। अगली बात यहां पर आती है हमारे पास हीट ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, कंबशन मतलब बर्निंग,
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जब बर्न होगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हीट होगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन की, उसी को बोलते हैं हम हीट ऑफ कंबशन। इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, जब 1 मोल सोल्यूट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई हमारे पास कंपाउंड है और उसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी उसके अंदर और वाटर ऐड कर रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हीट होगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन की, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बोलेंगे। अगली बात हमारे पास आती है इसके अंदर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फेज का बदलना, फेज मतलब फिजिकल स्टेट का बदलना। अब फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड में जाती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी होती है वो होती है डेल्टा एच फ्यूजन, यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से यदि लिक्विड से गैस बनता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी होती है वो होती है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल वी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से यदि सॉलिड से गैस बन रहा है यानी सब्लिमेशन हो रहा है, सबलाइम हो रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी या एंथैल्पी होगी वो होगी डेल्टा एच सब्लिमेशन। तो ये क्या हो जाती है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एंथैल्पीज हो जाती है। अब इसके अंदर अगला टॉपिक आपको देखने को मिलता है हेस लॉ। अब हेस लॉ क्या होता है, हेस लॉ ये बताता है यदि कोई रिएक्शन ए से बी हो रही है और उसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज है वो है डेल्टा आर एच, यानी हीट ऑफ रिएक्शन ए से बी बनने में इतनी है। अब ए से बी बनने में जितनी एनर्जी लगेगी वो एनर्जी बराबर होगी, चाहे आप ए से बी बनाने के लिए 10 स्टेप यूज कर लो, कितने भी स्टेप यूज कर लो। यानी एक कोई प्रोसेस है यदि वो सिंगल स्टेप में हो रहा है तो जितनी उसकी एनर्जी एक सिंगल स्टेप में होने में लग रही है उतनी ही एनर्जी लगेगी, चाहे उसे आप कितने भी नंबर ऑफ स्टेप में कर लो। जैसे हम इस ए से बी बना रहे हैं उसके लिए डेल्टा आर एच है। अब हम क्या करने लगे, ए से पहले सी बनाने लगे, सी से डी बनाने लगे, डी से बी बनाने लगे। अब ए से सी के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा आर एच वन, सी से डी के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा आर एच टू, डी से बी के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा आर एच थ्री, यानी ये तीनों जो एंथैल्पी है ना वो बराबर होगी एक सिंगल स्टेप में होने की एंथैल्पी के। तो यही हमें एस लॉ बताता है। और लास्ट एंथैल्पी आती है इसके अंदर, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब होता है एटम्स में कन्वर्ट करना, यानी किसी भी 1 मोल सब्सटेंस को आप लोगे, 1 मोल गैस को ले लो, 1 मोल कंपाउंड को ले लो और उसको उसके एटम्स में कन्वर्ट कर दो, गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी होगी उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इस तरीके से जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो इनिशियल पार्ट है वो भी फिनिश होता है और थर्मोकेमिस्ट्री है वो भी फिनिश हो सकता है। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमने जो है वन शॉट माइंड मैप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी सब चैप्टर के जितने भी केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर हैं और बेशक फिजिक्स के अंदर मैथ के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो भी हमने अच्छे से अपलोड कर रखे हैं। कहाँ पर मिलेंगे आपको, आइकन है ऊपर, उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट के अंदर आपको अलग अलग वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और माइंड मैप मिल जाएंगे, तो उनको देखना ना भूलें ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से फोड़ सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।